Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22 नवंबर 2026 एज पर द ऑफिशियल एमपीपीएससी नोटिफिकेशन। तो जो लोग ऑलरेडी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और मैं देखती हूँ आप सब बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं क्लास की टाइमिंग जानने के लिए, और साथ साथ में आपको एक और आपका कंसर्न है कि फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने आपको अगर कमिट किया है दैट बिफोर टाइम आई एम गोइंग टू कंप्लीट योर सिलेबस अलोंग विद द टेस्ट सीरीज, सो आई एम गोइंग टू डू दैट। ओके, ऑलराइट। देखिए अभी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम है। पॉजिटिवली मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको पर डे एक वीडियो में कन्वर्ट कर सकूँ। राइट, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। एंड इसके साथ साथ जो भी इंप्रूवमेंट है वो मैं डेफिनेटली लाने की कोशिश कर रही हूँ फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियो में। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपका कोई और कंसर्न है तो प्लीज आप मुझे बताइए, अपना फीडबैक जरूर मुझे दीजिए। एंड आज की क्लास में हम करने वाले हैं बायोलॉजिकल एविडेंस। ओके, दोज हु आर वाचिंग एनी वीडियो अंडर प्रो पीसीएस चैनल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, for your information, under this Pragyan series, as you I think कि आपने इसे thumbnail में भी देखा होगा, so under this series Pragyan, we are covering part B of scientific officer biology syllabus, that too free of cost। free of cost हम पूरा syllabus जो है वो cover कर रहे हैं। ठीक है, and detailed पहले हम theory cover करते हैं क्लास में और next क्लास में हम उसके उसी theory पर based MCQs को practice करते हैं। ओके, इसके साथ साथ आप में से बहुत सारे लोग जो थे उनकी नोट्स की भी डिमांड थी, तो आप में से बहुत सारे लोग ये नोट्स ऑलरेडी मुझसे ले चुके हैं और आपका जो फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक। और जल्द ही हम यूनिट 2, 3, 4, 5 के नोट्स भी लेकर आएंगे बेस्ड ऑन योर फीडबैक। राइट, तो ऐसे सभी लोग जिन्हें मुझसे नोट्स अभी तक ले लिए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए ओवर टेलीग्राम, ताकि जो रिमेनिंग यूनिट के नोट्स बन रहे हैं ना उनमें आपके जो सजेशंस है उन्हें इनकॉर्पोरेट किया जा सके, बिकॉज ये नोट्स हम आपके प्रिपरेशन के पर्पज से बना रहे हैं। राइट, तो फर्स्ट यूनिट के जो नोट्स हैं वो आपको जस्ट ₹100 में मिल जाएंगे। आपको बस टेलीग्राम ग्रुप में रीच आउट करना है। अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप रीच आउट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो एक और सेपरेट लिंक है जिसमें आप पर्सनली बस आपको नोट्स टाइप करने हैं। मैं आपको एक क्यूआर भेजूंगी, उस क्यूआर को स्कैन करके यू जस्ट नीड टू पे ₹100 एंड यू विल गेट द नोट्स। ठीक है, तो ये सैंपल नोट्स है, आप देख सकते हैं पूरा जो आपका सिलेबस का पार्ट बी का यूनिट 1 का पार्ट है उसको कवर किया गया है इन नोट्स में। एंड दिस इज जस्ट सैंपल, ये जो 8 पेज का है ये सैंपल है। टोटल 113 पेजेस के नोट्स हैं जिनमें सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल में कवर किया गया है। तो अगर आप चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं जस्ट फॉर ₹100। सारी चीजें इसमें कवर की गई हैं एंड देयर इज नो कंपल्शन। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स है तो कोई कंपल्शन नहीं है, अगर आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और वो सभी लोग जिन्हें नोट्स लिए मैं उन सभी को कह रही हूँ कि प्लीज आप वीडियो जो है फ्री वीडियो लेक्चर्स है उनको भी फॉलो कीजिए, तभी आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हम टेस्ट सीरीज भी रन करने वाले हैं। राइट, ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं ब्लड, सीमेन एंड सलाइवा। दीज आर वेरी प्रोमिनेंट बायोलॉजिकल एविडेंसेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन एस्पेक्ट से या एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। लेट मी टेल यू व्हाई, बिकॉज जो यूनिट का नाम है वो इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी। ठीक है, अभी तक आपको जो सारी चीजें पढ़ाई गई वो ओवरव्यू आपको पढ़ाया गया। अभी यहाँ पे ब्लड आपको नहीं पढ़ना है कि जो जैसे आप बायोलॉजी में नॉर्मल ह्यूमन बायोलॉजी में ब्लड को जिस तरीके से पढ़ते हो वैसे नहीं पढ़ना है। अब आपको ब्लड को एज ए बायोलॉजिकल एविडेंस समझने की कोशिश करनी है, वही हम आज यहाँ पर करने वाले हैं। सो टेक आउट योर नोटबुक्स और सारी चीजें जो आपको लगती है इंपॉर्टेंट है आप उसे नोट कर लीजिए। एंड सारा कुछ जो आपके जो नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और क्लास उस थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, देखिए अब कंटेंट जो कॉम्पोजिशन है ब्लड का इट रिमेन्स कांस्टेंट, तो वो आपको नोट्स में भी सेम मिलेगा। राइट, बट देयर इज अ डिफरेंस। ठीक है, ऑलराइट, तो आप यहाँ पर भी नोट्स बनाइए, फिर जो आपने अगर नोट्स ले लिए हैं तो उनसे देखिए, उनको भी एक बार पढ़िए, और साथ में अभी टेस्ट सीरीज भी आने वाली है जल्दी से, तो क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात ब्लड क्या है इसको समझना हमको बहुत जरूरी है, और ब्लड जो है वो एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस क्यों यूज होता है ये भी हमको बहुत ज्यादा जानना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां ब्लड को एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंस कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सारे केसेस जो होमिसाइड या असॉल्ट, सेक्सुअल ऑफेंसेस, रॉबरी, हिट एंड रन केसेस, सुसाइड इन्वेस्टिगेशन जितने भी होते हैं या कोई मास डिजास्टर्स होते हैं, इन सभी केसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस हो जाता है ब्लड। ओके, अब ऐसा क्यों होता है मैम, ये भी तो जानना हमारे लिए जरूरी है ना। ऐसा इसलिए बिकॉज इफ वी टॉक अबाउट ब्लड इट हैज द सेल्यूलर कंटेंट एज वेल एज डीएनए। बट मैम आरबीसी में डीएनए होता है क्या? आरबीसी में न्यूक्लियस होता है मैम, आरबीसी में डीएनए होता है क्या? बट डब्ल्यूबीसी में तो होता है ना।
राइट तो अगर हम बात करते हैं ब्लड एंड WBCs द ल्यूकोसाइट्स आर पार्ट ऑफ ब्लड, हम पढ़ चुके हैं, इसलिए हमने WBC का जो ओवरव्यू है वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर को समझा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज गो बैक टू क्लास 13 एंड 14 एंड देन कम बैक टू दिस क्लास। ओके, तो इफ यू टॉक अबाउट ब्लड वी नो दैट इट कंटेन्स सेल्यूलर मटेरियल एंड DNA। ठीक है, तो क्योंकि सेल्यूलर मटेरियल भी मिल जाएगा और DNA भी मिल जाएगा, इसलिए ये एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर सकता है। किन किन के बीच में मैम डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश होने वाली है ये भी बताइए। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा कि भाई ब्लड जो है वो इंपॉर्टेंट एक बायोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है मैडम, कौन से केसेस में है मैम वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, विच इज वेरी वेरी सिंपल। बट क्यों जरूरी है, क्यों उसको एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाता है? बिकॉज इट हैज बोथ सेल्यूलर मटेरियल एंड DNA, और क्योंकि ये दोनों चीजें हैं, इट कैन establish a direct link between victim and the crime scene, suspect and the crime scene, and victim and suspect। आपको ब्लड स्टेन मिलते हैं विक्टिम की बॉडी पे और वो सस्पेक्ट से मैच हो जाते हैं, मतलब वो प्रूफ कर रहा है ना कि भाई सस्पेक्ट इन्वॉल्व है, राइट। अंटिल एंड अनलेस द सस्पेक्ट इज प्रूवन गिल्टी, तब तक आप उसको सस्पेक्ट ही कंसिडर करेंगे। आप नहीं कह सकते कि सस्पेक्ट ने ही जो क्राइम है वो कमिट किया है, बट हाँ इन्वॉल्व है सस्पेक्ट, ये आपको पता चल जाएगा अगर ब्लड स्टेन सस्पेक्ट के आपको विक्टिम की बॉडी पे मिलते हैं तो। ठीक है, या DNA से DNA टेस्ट, टच DNA एनालिसिस भी होता है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं, राइट। तो ब्लड क्यों जरूरी है हमको समझ में आ गया, और ब्लड को कैसे हम बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं और क्यों करते हैं ये भी हमको समझ में आ गया, क्योंकि ब्लड में सेल्यूलर मटेरियल के साथ साथ DNA भी है, जिसकी वजह से हम एक डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ ब्लड विच इज वेरी इजी। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि मैम ये हमको बनता है ना, लेकिन the moment anyone asks you to define blood, आपको you get short of words, आपको कई बार शब्द समझ में नहीं आते, बिकॉज आपको जो कीवर्ड्स हैं वो आप लैक कर रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत समय से शायद इसको पढ़ा नहीं है। कि आपकी बॉडी में ब्लड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटीरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, बट डिफाइन करने में प्रॉब्लम होती है, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, हाउ वी कैन डिफाइन इट एज दैट इट इज अ स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मैम ये तो हमको पता है ना, ये हमें क्लास 9 से पता है कि ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये हमको पता है। आपको कई बार ब्लड के कॉम्पोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है बहुत ईजी सा, और आपको नहीं बन पाता है अगर आपने रिविजन नहीं दिया होता है तो मैम नंबर 1 हमको पता है दैट इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, राइट। नाउ इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है RBC, WBCs एंड प्लेटलेट्स। ओके, और ये सारी चीजें कहां पर सर्कुलेट होती रहती हैं? थ्रू योर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ओके, ऑलराइट। सो इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, इट्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें आपको प्लाज्मा मिलेगा, जिसमें आपको RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स मिलेंगे, और ये थ्रू आउट आपकी बॉडी में फ्लो कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है मटीरियल्स को, सब्सटेंसेस को, एंड इवन द गैसेस, राइट। तो ये सारी चीजें हमको समझ में आ गई मैम, ये तो बहुत सिंपल है। ब्लड की डेफिनेशन भी मैम बहुत ही ज्यादा सिंपल है और हमने इसे अच्छे से समझ लिया, राइट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, है ना। तो अगर आपसे कोई ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में इन डेप्थ क्वेश्चन करता है, ब्लड के बारे में हमने बात कर ली कि ब्लड क्यों एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस इस्तेमाल किया जा सकता है, हमने ब्लड का एक जनरल कॉम्पोजिशन भी देख लिया, एक जनरल डेफिनेशन भी देख ली, अब हम समझते हैं डिटेल्ड कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड को, राइट। सो इफ यू टॉक अबाउट ब्लड, हम क्लासिफाई कर सकते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन को मेजरली 2 पार्ट्स में, प्लाज्मा एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट, जहां पे WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स आते हैं। ओके, ऑलराइट। तो अगर आप प्लाज्मा की बात करते हो ब्लड में, सो इट इज अराउंड 55%। ओके, वेन एवर यूर राइटिंग नंबर्स, आपको हमेशा अप्रॉक्स लिखना चाहिए बायोलॉजी में। ओके, ऑलराइट, ये याद रख लीजिएगा यहाँ से, वेन एवर यू आर कोटिंग नंबर्स, परसेंटेज स्पेसिफिकली अगर आप कोट करते हो तो हमेशा उसको अप्रॉक्स लिखना मत भूलो कभी भी। यहाँ पे इक्विवेलेंट लिखा है, नॉट इक्वल टू। ओके, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट मींस समवॉट 55%। ठीक है, ये बात यहां से आप सीख कर जाइएगा इस वीडियो से आज। ठीक है, सो प्लाज्मा इज नियर अबाउट 55% ऑफ योर ब्लड एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स RBCs, WBCs एंड प्लेटलेट्स आर अराउंड 45% ऑफ योर ब्लड। ठीक है, तो यदि आप लिक्विड पोर्शन की बात करते हो प्लाज्मा में, प्लाज्मा ब्लड का 55% है, बाकी जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% है। लेकिन यदि आप प्लाज्मा में लिक्विड पोर्शन की बात करते हो तो लगभग 90 to 92% आपका जो प्लाज्मा है इट्स एक्चुअली वाटर, द मेन सॉल्वेंट। ओके, और उस मेन सॉल्वेंट में 7 to 8% आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन, फिब्रिनोजेन, ये सारी चीजें आपको वाटर, याद रखिएगा प्लाज्मा में जो लिक्विड पोर्शन है उसमें आपको क्या मिलेगा, 90 to 92% वाटर और 7 to 8% आपको प्रोटीन मिल जाएगा।
ठीक है। और जो अदर सॉल्यूट्स होते हैं जैसे न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स या इलेक्ट्रोलाइट्स, वो सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंट टू 1% होते हैं, लगभग 1% के बराबर। ये समझ लेना है हमको। तो प्लाज्मा 55% है ब्लड का, प्लाज्मा का 90 to 92% वाटर है मेन सॉल्वेंट, ठीक है, और 7 to 8% प्लाज्मा में मिलता है प्रोटीन, ओके, एंड लेस देन 1% और इक्विवेलेंट टू 1% हमको मिल जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट और हार्मोन जैसे अन्य सॉल्यूट्स। क्या हमको ये बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है। एंड 45% भाई क्या है आपके ब्लड में? आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। सबका काम आपको बहुत अच्छे से पता है, हम उसकी डेप्थ में यहाँ पर नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं and let us discuss the forensic importance of blood। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कहोगे तो हमको पता है ना, दिस इज समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो, बट अगेन द केसेस की कई बार आप टर्म्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते जब आपको ऑप्शन आता है क्वेश्चन में, ठीक है। जब हम इस पर बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो मैं एग्जाम्पल बेस्ड प्रॉब्लम्स उसमें रखने वाली हूँ, ताकि आपको मैं समझ पाऊँ और आप स्वयं भी समझ पाए कि आप कितने केपेबल हैं आंसर करने में इनडायरेक्ट क्वेश्चंस को, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन तो इससे आपको बहुत इजीली बन जाएंगे, ठीक है। सो ब्लड जो है किस किस चीज में मदद करता है, ये वर्ड्स को आप या तो अच्छे से एक बार दो बार पढ़ लीजिए ताकि आपके दिमाग में रह जाए। बिकॉज क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड, और उसमें ऐसी सिमिलर चीजें रहेंगी कि आपको लगेगा अरे ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, बट वही क्वेश्चन सबसे पहले गलत हो जाता है, राइट। एंड नेगेटिव मार्किंग की बात है तो आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन में काम आता है। आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो ह्यूमन और एनिमल ब्लड को, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है, आरएच टाइपिंग, डीएनए प्रोफाइल है, इन सब के माध्यम से आप ह्यूमन वर्सेस एनिमल ब्लड को भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, उसके कॉम्पोजिशन को समझ सकते हो, स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो बिटवीन द ब्लड। सेक्स डिटर्मिनेशन में ये इंपॉर्टेंट है, ओके। ये यहाँ पे जो आपको ये पता होना चाहिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन में कैसे इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपका जो मार्कर है जो इसके लिए यूज होता है वो एमेलोजेनिन मार्कर यूज होता है फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन यूजिंग ब्लड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इन अ रिलेटेड एग्जामिनेशन, साइंटिफिक ऑफिसर की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एक रिलेटेड एग्जामिनेशन जहां पर ब्लड जो था वो एक सिलेबस का हिस्सा था फॉरेंसिक बायोलॉजी वाले पार्ट में, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इसको यहाँ पे रखा गया है। सेक्स डिटर्मिनेशन अगर आप ब्लड के थ्रू कर रहे हो तो एमेलोजेनिन मार्कर को देखा जाता है, ठीक है, ओके। एंड देन ब्लड स्टेन के पैटर्न का एनालिसिस भी आप कर सकते हो, वो भी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस है ब्लड की। इसके साथ साथ विक्टिम और सस्पेक्ट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हो और इवेंट को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो बेस्ड ऑन द पैटर्न्स ऑफ द ब्लड, राइट। ब्लड स्टेन के जो पैटर्न है उनके बेसिस पे आप रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो इवेंट को, राइट। सो दीज आर दी फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस, और इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, मुझे पता है मेरे सारे बच्चे बहुत समझदार और शार्प और इंटेलिजेंट है, उनको ये वाली चीज तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट the types of blood evidence। this is important, this is important, ठीक है। तो देखिए यदि लिक्विड फ्रेश है, ओके, ऑलराइट, तो ये फ्रेश लिक्विड ब्लड आपको कहां पर मिल सकता है? पूल ऑफ ब्लड में। बहुत सारा अगर आपको ब्लड सैंपल मिल रहा है बट पूल मिल रहा है ना, आपको सेपरेटेड नहीं मिल रहा है, तो इसमें आपको फ्रेश लिक्विड ब्लड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। समझ गए आप? ये चीज अच्छे से आपको समझ में आ गई। मतलब मानिए कि आप किसी साइट पर गए हो जहां पर कोई क्राइम कमिट किया गया है और वहां पे आपको काफी सारा लिक्विड ब्लड देखने के लिए मिल रहा है, बट आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते उसमें कि वेदर इट इज द विक्टिम्स ब्लड और द सस्पेक्ट्स ब्लड और एनी अदर पर्सन इन्वॉल्व, राइट। तो आपको पूल ऑफ ब्लड में एक फ्रेश लिक्विड ब्लड देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्लॉथ स्टेन्स की, ठीक है, अगर आपके पास सैंपल के तौर पर क्लॉथ का आपके पास जो विक्टिम है उसके क्लॉथ्स हैं, ठीक है, तो विक्टिम के क्लॉथ्स में या सस्पेक्ट के क्लॉथ्स में आपको ब्लड स्टेन्स मिलेंगे, जो कि किस टाइप ऑफ ब्लड एविडेंस में आएंगे? ड्राइड ब्लड एविडेंस में। समझ गए आप? ये समझ रहे हैं? अगर आउटडोर होमिसाइड है तो वहां पर कोई भी क्राइम जो है अगर वो आउटडोर हुआ है तो आपको ब्लड के साथ साथ सॉइल भी मिलेगी, ठीक है। तो ब्लड मिक्स विद सॉइल आपको जनरली कहां पर मिलेगा? आउटडोर होमिसाइड में, ठीक है। अब एक बात समझिए कि जो वेपन है, मान लीजिए वेपन जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया गया, वेपन मिल गया, ठीक है, तो वेपन किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो एक और ब्लड एविडेंस जो है वो ब्लड ऑन वेपन होता है, ठीक है। ब्लड मिक्स विद सॉइल भी एक एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाएगा, ब्लड ऑन वेपन को भी एक एविडेंस की तरह कंसिडर किया जाएगा।
इसके साथ साथ लेटेंट ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको थोड़ा समझिएगा, ठीक है। आपने कहीं से ब्लड के स्टेन अलग कर दिए, ब्लड का जो ट्रेस है वो क्लियर कर दिया, बट उसके बावजूद कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे ब्लड के ट्रेसेस को पता किया जा सकता है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इस टाइप का जो ब्लड है ना उसको लेटेंट ब्लड कहते हैं, ठीक है। एंड देन ब्लड इन वाटर, तो यहाँ जब भी वाटर की बात होती है तो वाटर बॉडीज इन्वॉल्व होंगी ना, फॉर इंस्टेंस विक्टिम जो है वो पूल में मिला आपको, ठीक है, या कोई ड्रोनिंग या होमिसाइड के केसेस हैं तो वहां पे ब्लड जो है वो आपको ब्लड इन वाटर टाइप एविडेंस में मिलेगा। ओके, सो ब्लड जो है वो फ्रेश लिक्विड की तरह या ड्राइड ब्लड मिल सकता है, ब्लड मिक्स विद सॉइल, ब्लड मिक्स ब्लड ऑन वेपन, लेटेंट टाइप का ब्लड आपको देखने के लिए मिल सकता है, या ब्लड इन वाटर भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये सारे के सारे केसेस में जो ब्लड है उसको एविडेंस की तरह कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कलेक्शन कैसे करेंगे। तो अलग अलग टाइप के जो ब्लड है उनको कलेक्ट करने का तरीका भी अलग है ना। अगर आपको ब्लड पूल्ड ब्लड मिल रहा है, बहुत सारा आपके पास वेट ब्लड है, तो उसको कलेक्ट करने का क्या तरीका है। आप जो भी वहां पर इन्वॉल्व साइंटिस्ट होंगे या फॉरेंसिक बायोलॉजिस्ट होंगे, दे विल यूज स्टेराइल कॉटन स्वैब या गॉज यूज करेंगे, ब्लड को एब्जॉर्ब किया। ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको लग रहा होगा दिस इज वेरी वेरी इजी, एंड इट इज रियली इजी, लेकिन जो चीजें इजी होती है ना आप उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है और उनके स्टेप्स आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगेन बात आती है एग्जाम हॉल प्रेशर की, ठीक है। अगर आप उससे बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं और आपको चीजें आप कॉन्फिडेंट है, देन गुड फॉर यू, लेकिन मेरा सजेशन है कि किसी भी चीज को लाइटली नहीं लेना है इस एग्जाम में, वेर इन द नंबर ऑफ पोस्ट्स आर वेरी मिनिमम। ओके, सो फ्रेश वेट ब्लड का कलेक्ट करने का प्रोसेस है, आपको स्टेराइल कॉटन स्वैब या गॉज लेना है, ब्लड को कंप्लीटली एब्जॉर्ब कराना है, एंड देन उसको एयर ड्राई भी करना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए ब्लड इन्वॉल्व जहां पर भी होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। एंड देन इसे पेपर एनवेलप में पैक किया जाता है, कभी भी इसको प्लास्टिक बैग में पैक नहीं किया जाता, रिएक्ट कर सकता है आपका ब्लड सैंपल अगर वेट ब्लड की आप बात करते हैं तो। ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये 3 स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कॉटन स्वैब या गॉज लेना है, उससे ब्लड जो है उसको एब्जॉर्ब होने देना है उसमें, एंड देन उसको एयर ड्राई करना है प्रॉपरली, एंड देन उसके बाद उसको एक पेपर एनवेलप में ही लेकर जाना है। एयर ड्राई करेंगे तो मॉइस्चर वैसे ही चला जाएगा, एंड आपको उसको फिर पेपर एनवेलप में लेकर जाना है, ये याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्राइड ब्लड स्टेन है, सूख गया है आपका ब्लड स्टेन जो, ठीक है, तो जनरली क्लॉथ मटेरियल पे ऐसा मिलेगा या किसी ऑब्जेक्ट पे ऐसा मिलेगा, ठीक है, तो आपको स्कैल्पल की मदद से उसको स्क्रैप करना है, ठीक है, या फिर आपको एक मॉइस्चर स्वैब लेना है जो कि डिस्टिल्ड वाटर के साथ मॉइस्चर किया हुआ होना चाहिए, और आपको फिर स्टेन को कलेक्ट करना है, इसको भी एयर ड्राई करना है और इसको अलग से पैक करना है, बट प्लास्टिक यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब आपके पास यदि लिक्विड ब्लड सैंपल है, ठीक है, यहाँ पे फ्रेश वेट ब्लड था तब की केस थी, यहाँ पे आपके पास लिक्विड ब्लड सैंपल है, तो कैसे कलेक्ट करना है आपको, ठीक है। आपको ईडीटीए ट्यूब होता है, इस पर आपने आपका जो भी ब्लड कलेक्शन होता है वो भी ईडीटीए ट्यूब में होता है, ठीक है, उसके टॉप का कलर अलग अलग होता है बेस्ड ऑन द एनालिसिस, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन जब भी लिक्विड ब्लड का सैंपल लिया जाता है, यहाँ पे फ्रेश ब्लड अगर आपको मिला है एक पूल में, पूल का मेरा मतलब है ग्रुप, बहुत सारे आप जहाँ गए हो वहां पे आप देख रहे हो काफी सारा लिक्विड ब्लड आपको देखने के लिए मिल रहा है, वो सैंपल नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप किसी पर्सन का सैंपल कलेक्ट करते हो लिक्विड फॉर्म में, तो उसको ईडीटीए ट्यूब में कलेक्ट किया जाता है विथ पर्पल टॉप, उसको अच्छे से मिक्स किया जाता है और आपको इसको रेफ्रिजरेट करके ले जाना रहेगा एट 44 डिग्री सेल्सियस। इस बात को प्लीज 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 ध्यान से लिख लें, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी कलेक्ट द ब्लड एविडेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिजर्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स के माध्यम से। मैं हर बार कहती हूँ कि अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि उससे मुझे समझ आता है कि आपको वाकई चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, ठीक है। तो यदि वेट ब्लड है तो भाई उसे रेफ्रिजरेट करना है डीएनए एनालिसिस के लिए। अगर आपके पास लिक्विड ब्लड सैंपल, अभी हमने बात की 4 डिग्री सेल्सियस में शॉर्ट टर्म के लिए आपको रेफ्रिजरेट करना है उसको, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग टर्म स्टोरेज प्रोवाइड करना है, क्योंकि कई बार हियरिंग्स बहुत काफी लंबे समय के लिए होती है, आप सैंपल को काफी देर तक आपको प्रिजर्व करके रखना होता है, तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए -20 डिग्री और -80 डिग्री ये रेंज है। दिस इज रेंज डिपेंडिंग ऑन द सैंपल, ठीक है। ऑलराइट, तो वेट ब्लड जो है उसको रेफ्रिजरेट करते हैं, ड्राइड ब्लड को रूम टेम्परेचर पे आप रख सकते हो।
क्या हमको ये सारी चीजें समझ में आ गई? दिस इज इजी बट आई वॉन्ट यू टू रिमेंबर दिस, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं पैकेजिंग की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लग रहा होगा कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज जब बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह ब्लड को पढ़ रहे हैं तो एविडेंस को कैसे पैक करना है ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना, अगर आप सैंपल कलेक्ट करके लेकर आ रहे हो तो, ठीक है। तो हमेशा पेपर एनवेलप्स, पेपर बैग या कार्डबोर्ड बॉक्सेस या ब्रीदेबल कंटेनर्स का यूज करना है, प्लास्टिक को बिल्कुल भी यूज नहीं करना है वेट ब्लड के लिए। एयरटाइट कंटेनर्स या मॉइस्ट पैकेजिंग, जहां पर भी मॉइस्चर आ सकता है ना उसको अवॉइड करना है, ये यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। ओके चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए आज है वो ये है द डिटेक्शन ऑफ ब्लड, दिस इज VIMP। इसको आप ना एक दो बार रिपीट करके भी सुनिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो हम यहाँ पे प्रिजम्पटिव टेस्ट सभी पढ़ रहे हैं, हम कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं पढ़ रहे हैं, हम ऐसे टेस्ट पढ़ रहे हैं जिनसे ये अज्यूम किया जाता है कि अच्छा ब्लड है। आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी 11th-12th तक तो आपको पता है ना कि कंफर्मेटरी टेस्ट अलग होते हैं, है ना। पहले आप आइडेंटिफाई, प्रिजम्पटिव टेस्ट में आप पहले आप क्या करते हो, अज्यूम करते हो कि अच्छा ये ब्लड ही है, तो अगर ये टेस्ट क्लियर है तो हाँ ब्लड ही है, लेकिन फिर उसको आप कंफर्म भी करते हो। केमिस्ट्री में भी हम यही करते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट जो आपको जान लेना बहुत जरूरी है इज द कासल-मेयर टेस्ट, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स में भी ये मेंशन्ड है, ठीक है। एंड व्हाई, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन टेस्ट, ठीक है। कासल-मेयर टेस्ट, ठीक है। अब देखिए इसका प्रिंसिपल क्या है ये भी जानना जरूरी है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो जो रिड्यूस्ड फिनोफ्थलीन है, इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, ठीक है, वो रिड्यूस होगा। जो रिड्यूस्ड फिनोफ्थलीन है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा, किससे, H2O2 से ऑक्सीडाइज्ड होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किस में होता है भाई, हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है, ठीक है। तो जो रिड्यूस्ड फिनोफ्थलीन यूज होता है एज ए रिएजेंट इन कासल-मेयर टेस्ट, ये फिनोफ्थलीन जो है वो ऑक्सीडाइज होगा, किससे ऑक्सीडाइज होगा, H2O2 से। इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो अब क्यों ब्लड, क्योंकि ब्लड नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन कहां से आएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन का सोर्स तो ब्लड ही है ना, तो आपको फिनोफ्थलीन लेना है प्लस H2O2, उसमें सैंपल आपको ऐड करना है अपना। और अगर पिंक कलर आ जाता है, ठीक है, अगर पिंक कलर आ जाता है, इमीडिएट पिंक कलर आ जाता है, तो इसका मतलब ब्लड है, ब्लड का ही स्टेन है, कुछ और नहीं है, समझ गए आप, ठीक है। तो क्या होगा, आपको स्वाब का स्टेन लेना है, उसमें अल्कोहल ऐड करना है, रिड्यूस करना है ना आपको फिनोफ्थलीन को, इसलिए फिर उसके बाद उसमें फिनोफ्थलीन रिएजेंट डालना है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालना है, और इमीडिएट अगर पिंक कलर आ जाता है तो ये ब्लड का ही सैंपल है। समझ में आया हमको, ये याद रख लीजिए आप, बहुत आसान है। क्या है, आपको स्वैब स्टेन लेना है, ठीक है। जो आपका स्वेब स्टेन है आपको उसमें अल्कोहल को ऐड करना है। भाई अल्कोहल को क्यों ऐड करना है, रिडक्शन ऑफ फिनोफ्थलीन भी जरूरी है, फिर आपको फिनोफ्थलीन इंडिकेटर रिएजेंट की तरह इस्तेमाल करें, वो यूज करना है, वही पिंक कलर चेंज करेगा, आएगा उसी की वजह से, है ना। फिर आपको H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड लेना है, और आपको अगर तुरंत पिंक कलर मिलता है मतलब ये ब्लड का ही सैंपल है, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि पोटैटो या हॉर्स रेडिश या टर्निप या कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से भी पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। इसलिए कंफर्मेटरी टेस्ट लगाना जरूरी होता है, समझ गए। ओके, अब याद रखिए कि अगर सेंसिटिव केसेस हैं, ठीक है, अगर आपको एकदम सेंसिटिव एनालिसिस करनी है, मतलब देखो सबसे कॉमनली कासल-मेयर टेस्ट होता है, लेकिन टेट्रामिथाइल बेंजीडीन TMB टेस्ट जो होता है वो भी यूज किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, एंड ये टेट्रामिथाइल बेंजीडीन जो है ये बहुत सेंसिटिव है, बेंजीडीन जो कंपोनेंट होता है उससे भी ज्यादा सेंसिटिव होता है ये टेट्रामिथाइल बेंजीडीन। ओके, तो क्या होगा, सेम प्रोसेस रहेगी, बस आप यहाँ फिनोफ्थलीन के आपको क्या करना है, आपका जो सैंपल है उसमें अगर आप टेट्रामिथाइल बेंजीडीन उस के कांटेक्ट में लाते हो तो आपको एक ब्लू ग्रीन कलर मिलेगा। अगर ब्लू ग्रीन कलर मिल रहा है मतलब ब्लड का स्टेन है, ठीक है। इस ऐसे ही आपका एक ल्यूकोमेलाकाइट ग्रीन टेस्ट होता है, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए कि भाई ब्लड है कि नहीं, ठीक है। तो अगर ग्रीन कलर आ जाता है मतलब ब्लड है, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज 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 ध्यान से समझ लीजिए, दिस इज VIMP द ल्यूमिनॉल टेस्ट, ठीक है। क्योंकि जो लेटेंट ब्लड होता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं पे ब्लड का स्टेन था उसको साफ किया गया है और साफ करने के बाद आपको आप एक सैंपल को एनालाइज करना चाह रहे हो, एक लेटेंट ब्लड सैंपल है आपके पास, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ब्लड सैंपल, ठीक है। तो देखो क्या होता है, ल्यूमिनॉल जो होता है ना
उसको उसके ऑक्सीडेशन प्रोसेस को कैटेलाइज करने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आयरन। आपको पता है हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन प्रेजेंट है वो क्या करता है, किसके रिएक्शन को कैटेलाइज करता है? ल्यूमिनॉल जो केमिकल आपका कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट के ऑक्सीडेशन को कैटेलाइज करता है आयरन जो कि हीमोग्लोबिन में होता है। ठीक है, ऑलराइट। तो जब आप इसको आपका जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें जब ल्यूमिनॉल आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन को कैटेलाइज कौन करेगा? हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट आयरन। ठीक है, तो अगर भाई वहां पर ब्लड का स्टेन है या लेटेंट ब्लड है, तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन है तो आयरन भी होगा, और आयरन का काम क्या है? आयरन जो है वो ल्यूमिनॉल को के ऑक्सीडेशन में कैटेलाइजर की, एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिखेगा आपको? यदि ब्लड वहां पे ब्लड स्टेन रहा होगा वहां पर, तो क्या आपको दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि एक ब्लू कलर की केमी इल्यूमिनेसेंस दिखेगी अंधेरे में, डार्क में। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ब्लड था, ये स्टेन को पोंछा गया है, इस स्टेन को साफ किया गया है। ठीक है, तो इसको कहाँ इस्तेमाल करेंगे? क्लीन क्राइम सीन्स में, या लेटेंट ब्लड ट्रेस आपको जहां मिलता है वहां पे। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड कंफर्मेटरी टेस्ट्स पे आ जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रिजम्पटिव टेस्ट्स में हमने पता कर लिया कि ब्लड है, अब कंफर्म भी तो करना है ना कि ब्लड ही है कि नहीं, राइट? तो कंफर्मेटरी टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1 इज ताकाइमा टेस्ट। ठीक है, ये कंफर्मेटरी नेचर का है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर बनते हैं पिरीडीन फेरो प्रोटो पोरिफायरिन क्रिस्टल्स। ठीक है, तो यदि ये क्रिस्टल्स बन रहे हैं आपके सैंपल के साथ, तो मतलब आपका ब्लड ही है। ठीक है, तो पिंक फेदरी क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है अगर आपके सैंपल के एसोसिएशन में आने से, ये सैंपल से रिएक्ट करके पिंक क्रिस्टल्स बनाता है, पिंक फेदरी क्रिस्टल्स, जो कि होते हैं पेरिडीन फेरो प्रोटो पोरिफायरिन क्रिस्टल्स। और अगर पिंक फेदरी क्रिस्टल्स बन रहे हैं पिरिडीन फेरो प्रोटो पोरिफेरिन क्रिस्टल्स के, तो मतलब ब्लड जो है वो प्रेजेंस है, इसका प्रेजेंट है। ठीक है, इसका नाम याद कर लीजिए, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट इज द टेकमैन टेस्ट, ये भी कंफर्मेटरी नेचर का है, और यहाँ पे हेमन क्रिस्टल्स बनते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड और सॉल्ट की प्रेजेंस में। तो यदि आपको ब्राउन कलर के रोम्बिक क्रिस्टल्स मिल रहे हैं, तो भी टेकमैन टेस्ट जो है वो ये कंफर्म करता है कि हाँ भाई, जो स्टेन्स आपके पास है या जो सैंपल आपके पास है वो ब्लड ही है, ये कंफर्म कर देता है। ठीक है, ओके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आपको रटना पड़ेगा, ये समझने का नहीं, ये थोड़ा सा रटने का, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं विथ मोर टेस्ट जो इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो भाई कई बार क्या होता है कि ब्लड पूल की अभी हम बात कर रहे थे ना, काफी सारे ब्लड सैंपल्स हैं, तो उनमें से ह्यूमन को अगर आइडेंटिफाई करना है तो फिर ये ह्यूमन स्पेसिफिक ब्लड कंफर्मेटरी टेस्ट यूज किया जाता है, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। ठीक है, ये टेस्ट आता है मार्केट में, एबीए कार्ड हेमाट्रेस, ये टेस्ट ही आता है मार्केट में। ठीक है, तो ये टेस्ट के थ्रू क्या कर लिया जाता है? ह्यूमन हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर लिया जाता है, जिसकी वजह से इजीली पता चल जाता है कि जो ब्लड है वो ह्यूमन सैंपल है या एनिमल सैंपल है। आपको ये समझ में आया? टेस्ट का नाम क्या है? इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट। इसका एक मार्केट में सिंथेटिक टेस्ट आता है, एबीए कार्ड हेमाट्रेस। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे ब्रांड्स है जो ये करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये ह्यूमन हीमोग्लोबिन को डिटेक्ट कर लेता है, और इसकी मदद से आप ह्यूमन ब्लड को एनिमल ब्लड से डिफरेंशिएट कर सकते हो। ओके, अब आपको यदि देखो ह्यूमन तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उस स्पेसिफिक या कोई एनिमल आपने आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसकी स्पीशीज को अगर आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए प्रेसिपिटेंट टेस्ट होता है। ठीक है, ये क्या करता है? एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन जो है उसको स्टडी करता है बिटवीन ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स एंड एंटी ह्यूमन सीरम। ठीक है, जो एंटी ह्यूमन सीरम है और आपका जो ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स है, उनके बीच में एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन को स्टडी करता है प्रेसिपिटेंट टेस्ट। ठीक है, तो यदि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो मतलब ह्यूमन ब्लड है, और नहीं होता है तो एंटी ह्यूमन सीरम है। समझ में आया आपको ये अच्छे से? ठीक है, तो प्रेसिपिटेंट टेस्ट में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है तो ह्यूमन ब्लड है, और इसका प्रिंसिपल है द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बिटवीन ह्यूमन ब्लड प्रोटीन्स एंड एंटी ह्यूमन सीरम। ठीक है, ये स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम की। तो देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड ग्रुप पता चल जाता है, सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद होता है। अगर आपको और अच्छे से आइडेंटिफाई करना है तो एडिशनल डिस्क्रिमिनेशन के लिए आरएच। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडी करना है तो एमएन ब्लड ग्रुपिंग, और अगर फॉरेंसिक सपोर्ट के लिए तो केल ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो सिलेबस है यूनिट 1 में ये जो है एक
छोटा कंपोनेंट है आपके यूनिट 1 के सिलेबस का। नॉट ओनली ब्लड अलोन इज देयर एज अ सिंगल पार्ट ऑफ अ यूनिट, अगर अकेले ब्लड होता तो फिर हम इसको बहुत डेप्थ में पढ़ते, ठीक है, लेकिन ब्लड के साथ हमको दूसरे एविडेंसेस को भी दिया गया है, तो ये दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट कि हम एक एक ब्लड ग्रुपिंग को ध्यान से समझे। लेकिन केल ब्लड ग्रुपिंग जो है वो फॉरेंसिक सपोर्ट, जब भी फॉरेंसिक स्टडीज की जाती है तो केल ब्लड ग्रुपिंग की मदद जो है वो ली जाती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आपको पता है कि जो एबीओ प्रिंसिपल है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन कौन सा होगा, ए, तो ब्लड में ए एंटीजन है तो ए, बी है तो बी ग्रुप, अगर एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों है तो ए बी होगा, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप होगा। ये बहुत सिंपल है, ये आपने बहुत बचपन में पढ़ा है ना। तो ए एंटीजन है तो कौन सा ब्लड होगा मैम, ए, अगर ए और बी दोनों नहीं है तो ओ, और ए और बी दोनों है तो ए बी, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, ब्लड एविडेंस की डिग्रेडेशन की बात कर लेते हैं कि भाई कैसे डिग्रेड होता है। तो एक्सेसिव हीट, एक्सेसिव मॉइस्चर, मॉइस्चर बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हो घातक है आपके ब्लड एविडेंस के लिए। यूवी रे, स्पेसिफिकली सनलाइट, बैक्टीरियल ग्रोथ, ये या फंगल ग्रोथ या केमिकल क्लीनर्स जो है वो डिग्रेड कर देते हैं ब्लड एविडेंस को। इम्प्रॉपर पैकेजिंग और रिपीटेड फ्रीज थॉ साइकिल्स, यानी देखो आपने उसको रेफ्रिजरेटर से निकाला एंड देन प्रॉपर थोड़ा उसको आपने एक लॉन्ग एक्सपोजर दे दिया, उसके बाद फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दिया, फिर एक लॉन्ग एक्सपोजर के बाद फिर से रेफ्रिजरेटर में रख दिया। तो अगर रिपीटेड फ्रीज थ्रो साइकिल्स होते हैं तो उसके वजह से भी ब्लड एविडेंस डिग्रेडेशन होता है, ठीक है। देन द चेन ऑफ कस्टडी, कैसे आपको ब्लड सैंपल को हैंडल करना है, इसको बहुत याद ध्यान से समझिए। चेन ऑफ कस्टडी हमने इंट्रोडक्शन टू फॉरेंसिक बायोलॉजी वाले पार्ट में देखी थी, है ना। तो जो ब्लड सैंपल है उसमें केस नंबर होना चाहिए, एग्जिबिट नंबर होना चाहिए, डेट एंड टाइम होनी चाहिए, लोकेशन जहां से आपने प्राप्त किया है सैंपल, सील नंबर, कलेक्टर्स नंबर, जिसने उसे नेम, जिसने कलेक्ट किया है उसका नाम होना चाहिए, और सारे ट्रांसफर रिकॉर्ड्स, मतलब किसके पास सबसे पहले सैंपल था, फिर किसके पास गया, ये सारी चीजें आपके सैंपल में होनी चाहिए, राइट। एंड दैट वाज अबाउट ब्लड। अब हम बात करते हैं सीमेन की, ठीक है। तो अगर आप सीमेन के बारे में बात करते हो, सो देखिए, सबसे पहली बात समझ लीजिए कि जो भी सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में सीमेन एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ओके। क्यों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सीमेन का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें स्पर्मेटोजोआ होता है। स्पर्मेटोजोआ की बात हम कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने स्पेसिफिकली स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर को इसके पहली वाली क्लास में पढ़ा है, ठीक है। तो सीमेन जरूरी क्यों है आपको समझ में आया, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ होता है उसमें, स्पर्मेटोजोआ है तो आपको क्लियरली आप आइडेंटिफिकेशन में आपको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, ठीक है। ऑलराइट, तो सीमेन है क्या, ये एक बार जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। तो एक व्हाइटिश विस्कस बायोलॉजिकल फ्लूइड है जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से इजैक्यूलेटेड होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इजैक्यूलेशन, ठीक है। ऑलराइट, अब देखिए जो सीमेन है, सीमेन में स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म्स होते हैं, किसमें सस्पेंडेड, सेमिनल प्लाज्मा। ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि स्पर्मेटोजोआ जो होते हैं वो सीमेन में कैसे होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं आपके सेमिनल प्लाज्मा में, ये बात याद रखना है आपको। स्पर्मेटोजोआ टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। एंड सेमिनल प्लाज्मा की अगर आप बात करते हैं तो जो आपके एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, जैसे आपका बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, आप एक बार जाके क्लास 10th की बुक पढ़ेंगे, 11th और 12th की बायोलॉजी, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, हमको यहाँ पे क्लियर नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि सीमेन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसमें है स्पर्मेटोजोआ, ठीक है। जो स्पर्म सेल है, स्पर्म सेल जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है, और जो सेमिनल प्लाज्मा है जिसमें स्पर्मेटोजोआ सस्पेंडेड होता है वो एक्सेसरी सेक्स ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, ओके। ऑलराइट, अब इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि स्पर्मेटोजोआ है तो डीएनए कंटेंट बहुत बहुत एनॉर्मस मात्रा में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जनरली सेक्सुअल असॉल्ट के जो केसेस होते हैं उनमें ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल एविडेंस का रोल प्ले करता है, ओके। तो हमको पता है दैट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, फॉर द सेक्सुअल असॉल्ट केसेस। इससे पता चल जाता है कि सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है या नहीं हुआ बिटवीन विक्टिम एंड द अक्यूज, ठीक है। हाई क्वालिटी न्यूक्लियर डीएनए मिलता है इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए, सस्पेक्ट को विक्टिम से और क्राइम सीन से एसोसिएट करता है, एक प्रॉपर लिंक स्टैब्लिश करता है, और अगर कोई इनोसेंट सस्पेक्ट है, ठीक है, तो डीएनए प्रोफाइलिंग की वजह से वो बच सकता है, डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इवेंट्स में मदद करता है, पैटर्निटी
कंटिन्यूटी और किनशिप एनालिसिस जो होते हैं कि XYZ इज द पेरेंट ऑफ XYZ और नॉट, ठीक है, मल्टीपल ऑफेंडर्स में से जो एक्चुअल कल्प्रिट है उसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। एंड अगर प्रॉपर स्टोर आप करते हो तो इसको आप बहुत लंबे समय तक एज एविडेंस रख सकते हो, ठीक है। सो इट कैन बी प्रिजर्व फॉर मेनी इयर्स, इसलिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए, अब केसेस जहां पे इंपॉर्टेंट है ये तो बहुत आसान सी बात है ना, रेप या अटेम्प्ट टू रेप, गैंग रेप वाले जो केसेस हैं, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, पॉस्को एक्ट वाले जो केसेस हैं, सोडोमी, बेस्टियलिटी या सेक्सुअल होमिसाइड वाले जो केसेस हैं, या जो अडल्ट्री इन्वेस्टिगेशंस वाले केसेस हैं, पैटर्निटी डिस्प्यूट्स हैं, अगर कोई नहीं मिल रहा है उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन है, इन सारे केसेस में सीमेन एविडेंस इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सिंपल बात है, इसको बहुत एलैबोरेट करके डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट है कॉम्पोजिशन ऑफ सीमेन, जहां पर स्पर्मेटोजोआ 2 to 5% होता है, और हमने अभी बात की है कि ये सेमिनल प्लाज्मा में सस्पेंडेड होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा की कॉम्पोजिशन भी हम देखेंगे। पहले हम स्पर्मेटोजोआ की यदि बात करते हैं तो 2 to 5% सीमेन में स्पर्मेटोजोआ होता है। हमको पता है कि स्पर्म का जो कंपोनेंट है वो हेड, नेक, टीएलपी, मिड पीस और टेल है, हमने पढ़ा है। आप एक बार क्लास 13 को जाके देखिएगा, यहाँ पे अगर समझ में नहीं आए तो इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से वहां पे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो 2 to 5% हमको स्पर्मेटोजोआ देखने के लिए मिलेगा। हमको स्पर्म के जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ नहीं पढ़ना है, क्योंकि अभी हम सीमेन एज बायोलॉजिकल एविडेंस जान रहे हैं, है ना। बट आपको यदि आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार क्लास 14 देखिएगा, 13 देखिए, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ की हम बात करते हैं तो 2 to 5% रहेगा सीमेन में, उसके कंपोनेंट्स हमने देख लिए। एंड सेमिनल प्लाज्मा जो है जिसमें जो स्पर्म सेल्स हैं वो सस्पेंडेड रहेंगे, वो 95 to 98% होता है, ठीक है। अब सेमिनल प्लाज्मा में वाटर, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, जिंक, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, स्पर्मिन, कॉलिन, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं सेमिनल प्लाज्मा में, ठीक है। सेमिनल प्लाज्मा जो है वो सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एंड एपिडिडिमिस के जो सीक्रेशंस हैं उनसे मिलकर बनता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लास 12th में भी आपने पढ़ी होगी अगर आपने बायोलॉजी लिया था तो, ठीक है। तो सेमिनल प्लाज्मा 95 to 98% रहता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, डेफिनेटली स्पर्म को नरिशमेंट की आवश्यकता होती है, राइट। वाटर, फ्रक्टोज, सिट्रिक एसिड, जिंक, एसिड फॉस्फेटेज, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, स्पर्मीन, कॉलिन, प्रोटीन्स और एंजाइम्स, ये सारी चीजें सेमिनल प्लाज्मा में हमको देखने के लिए मिलती हैं। ओके, जो स्पर्म है उसकी वाइटलिटी को भी हेल्प करता है आपका सेमिनल प्लाज्मा। और जो सेमिनल प्लाज्मा है वो जो है वो प्रोड्यूस होता है बाय द सीक्रेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स एंड एपिडिडाइमिस, ठीक है। ऑलराइट, तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना है, और कॉम्पोजिशन याद रखना है, ठीक है। अब आप यदि कलर की बात करते हो तो व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है, थिक और स्टिकी अपीयरेंस होता है, क्लोरीन की जैसे स्मेल करता है, ओके। और इसका जो पीएच है VVIMP, द पीएच इज 7.2 to 8। आप मुझे बताइए एसिडिक होगा या बेसिक, समझिएगा और बताइएगा, ठीक है, कमेंट्स में। ऑलराइट, एंड इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम इट्स 2 to 6 मिलीलीटर्स, ओके, 2 to 6 ml होता है। एंड लिक्विफेक्शन जो होता है इसका 15 to 30 मिनट्स के ड्यूरेशन में होता है, ओके। तो व्हाइटिश ग्रे कलर का होता है, थिक और स्टिकी होता है अपीयरेंस में, क्लोरीन की जैसे स्मेल होती है, वॉल्यूम 2 to 6 ml, लिक्विफेक्शन जो है 15 to 30 मिनट्स रहेगा, और जो पीएच है वो 7.2 to 8 होता है इसका पीएच। ये जनरल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हम बायोलॉजिकल एविडेंस में इसको पढ़ रहे हैं तो, मैं बार बार ब्लड में भी यही बोल रही थी, है ना। तो 4 स्टेजेस एग्जामिनेशन है। विजुअल एग्जामिनेशन की अगर आप बात करो तो आपको आइडेंटिफाई करना है कलर, अभी हमने देखा ना, अपीयरेंस और कलर के बेसिस पर, ठीक है, कलर, अपीयरेंस, ओडर के बेसिस पे, तो ये आपके विजुअल एग्जामिनेशन में आ गए, ठीक है। फिर प्रिजम्पशन हम करते हैं कि अच्छा ये सीमेन ही है, फिर उसके बाद कंफर्म करते हैं, और फिर उसके बाद डीएनए एनालिसिस, ये 4 स्टेप्स में टेस्ट होंगे। नंबर 1 विजुअल एग्जामिनेशन, देखकर आप अंदाजा लगाते हो, फिर अज्यूम करते हो, फिर उसको कंफर्म करते हो वाया द कंफर्मेटरी टेस्ट, एंड देन द डीएनए एनालिसिस, द फाइनल गो, ओके। तो चलिए, विजुअल एग्जामिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो अगर स्टेन जो है वो फ्रेश है तो व्हाइट होगा, थिक होगा और स्टिकी होगा, लेकिन अगर ओल्डर स्टेन है तो येलो, हार्ड और ब्रिटल होता है, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। फ्रेश स्टेन व्हाइट, थिक एंड स्टिकी होता है, लेकिन अगर ओल्ड स्टेन है, ठीक है, तो येलो, हार्ड और ब्रिटल होता है। ये विजुअल एग्जामिनेशन के पार्ट है, ओके, ऑलराइट। चलिए, अब अगर हम प्रिजम्पटिव टेस्ट की बात करते हैं तो द वेरी कॉमन वन इज द एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट, ठीक है, ऑलराइट। देखिए,
अभी हमने यहाँ पे कॉम्पोजिशन जब आपने देखा था तो आपको यहाँ पे एसिड फॉस्फेटेज दिखा था ना कॉम्पोजिशन में, ठीक है। तो क्योंकि एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, ठीक है, तो एसिड फॉस्फेटेज को जो आपका एसीपी टेस्ट है वो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो एसिड, अगर हम बात करते हैं एसिड फॉस्फेटेज की, तो एसिड फॉस्फेटेज जो है वो सेमिनल आपके प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन का एक हिस्सा है। तो अगर एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट होगा तो पर्पल कलर है, पर्पल कलर मतलब एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है, और एसिड फॉस्फेटेज जो है वो एक कंपोनेंट है सीमेन का, ठीक है। तो इससे जल्दी पता चल जाता है कि ये सीमेन है ही है या नहीं, ठीक है। ये सेंसिटिव भी होता है और बहुत ईजी भी होता है, ठीक है। बट इसकी लिमिटेशन है कि जो वेजाइनल सिक्रीशंस है या जो प्लांट बैक्टीरिया फीसिस वेस्ट है, वो भी कई बार फॉस्फेटेज एंजाइम को डिटेक्ट कर, उनमें भी कॉम्पोजिशन का हिस्सा होता है एसिड फॉस्फेटेज एंजाइम, इसलिए ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है, ठीक है। कंफर्मेटरी लगाना पड़ेगा इसलिए आपको, ठीक है। अब कॉलिन और स्पर्मिन भी होता है कंपोजिशन में। तो फ्लोरेंस टेस्ट जो है वो कॉलिन को डिटेक्ट करता है। कैसे? अगर सैंपल के साथ रिएक्ट करने के बाद इसमें ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल्स बन गए, तो मतलब सैंपल जो है वो सीमेन है, क्योंकि ये किसको डिटेक्ट करता है? आपके कॉलिन को, जो कि एक कंपोनेंट है सेमिनल प्लाज्मा का। बारबेरियो टेस्ट जो होता है वो स्पर्मिन, जैसे अभी हमने जब आपका एसीपी टेस्ट देखा था तो ये एसिड फॉस्फेटेज को डिटेक्ट करता था पर्पल कलर के द्वारा, है ना। लेकिन अगर हम बात करते हैं आपके फ्लोरेंस टेस्ट की, अगर आप बात करते हैं या बारबेरियो टेस्ट की बात करते हैं, तो फ्लोरेंस टेस्ट किसको डिटेक्ट करता है? कॉलिन को। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पे हमने एसिड फॉस्फेटेज को डिटेक्ट किया था, यहाँ फ्लोरेंस टेस्ट के अंदर हम कॉलिन को डिटेक्ट करते हैं, जो कि सेमिनल प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन है, और ये अगर प्रेजेंट है तो ब्राउन रोम्बिक क्रिस्टल्स मिल जाते हैं, जो कि बता देते हैं कि हाँ सीमेन ही है ना। बारबेरियो टेस्ट स्पर्मिन को डिटेक्ट करता है और येलो नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा एक और टेस्ट है द ऑल्टरनेट लाइट सोर्स, एएलएस टेस्ट, ठीक है। तो क्या होता है कि जब ये एएलएस टेस्ट किया जाता है, तो अगर ब्लूइश व्हाइट फ्लोरेसेंस दिख रहा है, कौन सा फ्लोरेसेंस? ब्लूइश व्हाइट कलर का, तो जहां पे सीमेन का स्टेन होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत पुराना अगर केस है तो आपको स्टेन्स नहीं मिलेंगे, एक्टिव स्टेन्स नहीं मिलेंगे सीमेन के, है ना। लेकिन आप ऑल्टरनेट लाइट सोर्स के जरिए लोकेट कर सकते हो सीमेन के स्टेन्स को, ठीक है। लेकिन ये जो है कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन में मदद कर सकता है। फिर उसके बाद आप कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लीजिए, है ना, टू कंफर्म कि सीमेन है या नहीं। तो अब बात कर लेते हैं हमारे कंफर्मेटरी टेस्ट्स की। तो देखिए, सबसे पहले तो भाई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में यदि हेड नेक पीस या मिडिल पीस या टेल मिल जा रहा है ना, तो मतलब स्पर्म है, और अगर स्पर्म है तो भाई सीमेन डेफिनेटली प्रेजेंट है, तो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, सब क्रिसमस ट्री स्ट्रेन हमने स्पर्म के कंफर्मेशन में भी पढ़ा था, एक बार फिर पढ़ लेते हैं। तो अगर क्रिसमस ट्री स्ट्रेन में ब्राइट रेड कलर आ रहा है तो हेड है, तो अगर अगर आपका स्पर्म का हेड दिख रहा है तो ब्राइट रेड कलर आ जाएगा, कंफर्म कर देता है। टेल रीजन ग्रीन कलर का दिखता है और बैकग्राउंड जो है वो पेल ग्रीन कलर का दिखता है, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि भाई स्पर्म है। अगर स्पर्म है मतलब सीमेन डेफिनेटली प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक आरएसआईडी सीमेन टेस्ट होता है, जो सीमेन के प्रोटीन्स को डिटेक्ट करता है। तो जो डिग्रेडेड सीमेन सैंपल्स होते हैं उनको हमेशा स्टडी करने के लिए आरएसआईडी सीमेन टेस्ट जैसे टेस्ट्स को किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है आपका डीएनए एनालिसिस। तो आपने कंफर्म कर लिया, पहले प्रिजम्पटिव टेस्ट लगाए, उसके बाद आपने कंफर्म कर लिया, ठीक है। तो और कंफर्म करने के बाद आपने डीएनए का एनालिसिस किया, है ना। तो डीएनए कहां पर मिलेगा? इन द स्पर्म हेड रीजन। ये दिस इज वीआईएमपी कि जो डीएनए है वो आपको मिलेगा कहां? वो आपको मिलेगा स्पर्म हेड रीजन में, ठीक है। अब कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है डीएनए एनालिसिस के लिए? या एक होती है एसटीआर प्रोफाइलिंग, दूसरी होती है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। हमको इन प्रोसेसेस को इन डेप्थ नहीं पढ़ना, हमको बस इन प्रोसेसेस के नाम मालूम होने चाहिए एज पर द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, ठीक है। ऑलराइट, तो ये क्या करते हैं? they actually separate the male sperm DNA from the female epithelial DNA। जो फीमेल एपिथेलियल डीएनए है, अगर सेक्सुअल असॉल्ट का केस है तो मेल स्पर्म डीएनए वहां पे होगा प्रेजेंट, ठीक है। तो ये डीएनए एनालिसिस जो करता है वो क्या करता है कि मेल स्पर्म डीएनए को फीमेल एपिथेलियल डीएनए से सेपरेट करके इसी को आप डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कह रहे हो, और उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। अब इसमें जो केमिकल यूज होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डीटीटी, डाइथियोथेरेटॉल, ये याद रखना है आपको, थियोथेरिटॉल, ये केमिकल यूज होता है डीएनए एनालिसिस में, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा भाई? सेपरेट डीएनए प्रोफाइल्स बन जाएंगे और सेक्सुअल असॉल्ट इन्वेस्टिगेशन में बहुत 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 आसानी हो जाएगी, और इसीलिए इसको यूज भी किया जाता है इन केसेस में, ठीक है। चलिए
आगे बढ़ते हैं विद द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द एविडेंसेस। तो भाई हीट, सनलाइट, मॉइस्चर, रेन, वॉशिंग आउट ऑफ द सैंपल, माइक्रोबियल ग्रोथ, केमिकल क्लीनर्स और प्रॉपर स्टोरेज जो है वो आपके सभी बायोलॉजिकल एविडेंसेस के लिए खतरा होता है। आप ये समझ लीजिए, दिस इज कॉमन टू ऑल बायोलॉजिकल एविडेंसेस, राइट? So now let us recall what we all have learned about the semen. So most important biological evidence it is for the sexual assault cases. Sperm head में nuclear DNA होता है। हमने एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट के बारे में बात की, ये प्रिजम्पटिव टेस्ट है सबसे कॉमन। उसके बाद P30 जो है वो एक स्पेसिफिक मार्कर है सेमिनल फ्लूइड का, जिसे डिटेक्ट कर लिया जाता है कि भाई ये सेमिनल फ्लूइड ही है। फ्लोरेंस टेस्ट जो है वो कॉलिन डिटेक्ट करता है। बारबेरियो टेस्ट स्पर्मिन को डिटेक्ट करता है। क्रिसमस ट्री कंफर्मेटरी टेस्ट है, पता है हमको। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन जो है उसमें हम डीटीटी को यूज करते हैं, जिससे जो स्पर्म डीएनए है वो फीमेल एपिथेलियल डीएनए से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। सीमेन ब्लड एविडेंस के लिए आप पेपर पैकेजिंग इस्तेमाल करते हो, प्लास्टिक बैग्स को हम यूज नहीं करते हैं, प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी हमको मेंटेन करनी है, और एसटीआर प्रोफाइलिंग जो है वो बहुत सॉलिड आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है, बहुत रिलायबल आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी about the thing that we have studied. Okay, so that was about today's class because the video length is getting a bit too longer, और हमने डिसाइड किया था कि हर वीडियो को हम 30 to 35 मिनट्स का रखेंगे, ये उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया। सलाइवा विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट क्लास, क्लास 16 और मे बी 17। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप प्लीज अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए, बिकॉज इट गिव्स मी द एनकरेजमेंट, राइट? तो प्लीज आप बताइए। एंड इफ यू विश टू बाय द नोट्स तो आप डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से खरीद सकते हैं हमसे, ठीक है। आप अगर कोई भी किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी हो या क्वेरी हो आपको नोट्स के रिगार्डिंग है, तो भी आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार।